बताए हैं, और दूसरा एक ऑब्जेक्टिव होता है धातु साम्यता का, ठीक है, धातुओं को सम रखना, ठीक है। अब ये जो प्रयोजन है इनकी सिद्धि किसके द्वारा संभव है, तो पंचकर्मा द्वारा संभव है, ठीक है। काया चिकित्सा भी यहाँ पर लिख सकते हैं, काया चिकित्सा के द्वारा भी संभव है, और अगर आपने शोधन करना है तो शोधन के रिस्पेक्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पंचकर्मा द्वारा ये चीज संभव है। अब चिकित्सा के सिद्धांतों में तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। फर्स्ट क्या है आपका संशोधन, दूसरा क्या है संशमन, और तीसरा है निदान परिवर्जन, ठीक है जी। जो भी निदान है उसका परिवर्जन करना। तो यहाँ पे तीन चीजें हमारे पास क्या आई हैं, हमारे पास आया है सबसे पहला संशोधन, राइट, फिर सेकंड चीज आई है संशमन, और तीसरी चीज है निदान परिवर्जन। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी पंचकर्मा का। उसके बाद क्या लिखते हैं, इन तीनों में व्याधि की पुनरुत्पत्ति ना होने के कारण संशोधन का जो है वो प्रथम स्थान है, क्योंकि अगर आप लंघन पाचन वगैरह जो पूर्व कर्म होते हैं हमारे, लंघन पाचन स्नेहन स्वेदनीय वगैरह ना, इनसे दोषों को आप जीत सकते हैं, ठीक है। ऐसा लिखा है चरक सूत्र स्थान में कि लंघन पाचन चिकित्सा से आप दोषों को जीत सकते हैं, बट वो क्या होता है कि लंघन पाचन करवाने से जो वो डिजीज है वो दोबारा उत्पत्ति के चांसेस रहते हैं, ठीक है। जब अगर आप संशोधन करवाते हैं तो वो जो है क्या करता है, पंचकर्मा के द्वारा जो संशोधन होता है वो क्या करता है, रोगों को अपनी जड़ से खत्म करेगा। तो उसमें जो दोष जो है वो प्रकोपित दोबारा नहीं होंगे, यानी कि डिजीज विल नेवर रीअकर इफ यू डू द संशोधन कर्म ऑन द पेशेंट, राइट। तो इन तीनों में क्या बोलते हैं कि व्याधि की पुनः उत्पत्ति ना होने के कारण संशोधन का प्रथम स्थान है, कि संशोधन सबसे पहले आता है कि इस अगर इसको हम करवाते हैं तो व्याधि की पुनरुत्पत्ति नहीं होगी। क्यों, क्योंकि पंचकर्मा के द्वारा ही रोग समूल नष्ट होते हैं। तो चाहे आप अष्टांग आयुर्वेद ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, उसमें जो है वो काया चिकित्सा जो है वो प्रमुख रखते हैं उसको, ठीक है। अगर आचार्य सुश्रुत की बात करें तो वो शल्य चिकित्सा को महत्व देते हैं, ठीक है जी। अगर हम वाग्भट की बात करें तो काय बाल ग्रोहोर्ध्वांग शल्य दंष्टा जरा वृषाण, सबने ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, तो काया चिकित्सा जो है वो सबसे पहले रखते हैं उन्हें, ठीक है। अब काया चिकित्सा में ही पंचकर्मा का कहते हैं समावेश होता है। जो काया है, काया यानी कि शरीर, शरीर की चिकित्सा, तो शरीर की चिकित्सा तीन देखो तीन सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण क्या चीजें हैं, संशोधन है, संशमन है और निदान परिवर्जन है। जो हम संशोधन है बेसिकली हम ये देखते हैं पंचकर्मा में, ठीक है जी। तो अब देखिए पंचकर्मा के द्वारा ही प्रयोजन का प्रथम उद्देश्य क्या था, प्रथम उद्देश्य स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना, यानी कि आपने हेल्दी पीपल के हेल्थ को मेंटेन रखना है, ये हमारा प्रथम उद्देश्य है, ठीक है जी। और इसको बनाए रखने के लिए हेतु ऋतुचर्या के अनुसार जो है वो पंचकर्म हमें बताया गया है, जिससे रोग जो है वो उत्पन्न होने से पहले ही प्रकोपित दोषों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे त्रिदोषों में साम्य स्थापित होता है। जो धातु साम्यता की जो हमने बात करी थी, तो त्रिदोष में यहाँ पे साम्य स्थापित हो रहा है और आरोग्य की प्राप्ति हो रही है। पंचकर्मा को कहते हैं अष्टांग आयुर्वेद में स्थान प्राप्त नहीं है, ठीक है जी। काय बाल ग्रोहोर्ध्वांग शल्य दंष्टा जरा वृषण कहीं भी पंचकर्मा नहीं आया है, बट ये अष्टांग आयुर्वेद के सभी विभागों में इसकी अतीव उपयोगिता बताई गई है। काया चिकित्सा में लगभग सभी रोगों में बोलते हैं कि पंचकर्म निर्दिष्ट है, ठीक है जी। कोई भी आप काया चिकित्सा की किताब उठा के देख लीजिए, उनमें ऑलमोस्ट सभी रोगों में क्या है, पंचकर्मा निर्दिष्ट बताया गया है। किसमें, केवल उरुस्तंभ रोग को छोड़कर, उरुस्तंभ व्याधि में जो है पंचकर्मा नहीं किया जाता। तो ये दिस इज द ओनली डिजीज, विच डिजीज, उरु स्तंभ। तो उरु स्तंभ आपने यहाँ पे याद रखना है। उरु स्तंभ ऑलरेडी जो सिंगल डिजीज है जिसमें आप पंचकर्मा जो है वो वर्जित है। तो एआईपीजीडी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो है आपकी चीज इंपॉर्टेंट है। पूछते हैं कि कौन सी डिजीज में जो है वो पंचकर्मा नहीं करवाया जाता है, तो ऑप्शन में आपको उरु स्तंभ जो है वो टिक करना होता है। तो जिससे इसकी महत्वता देखी जाती है, गौरवता देखी जाती है और उपयोगिता का हमें बोध होता है, ठीक है। जो उरुस्तंभ रोग होता है उसमें आपका क्या है, उसमें आपका त्रिदोष भी है, ठीक है, और उसमें आम की इन्वॉल्वमेंट है। तो त्रिदोष को ठीक करने जाओ तो आम यहाँ पर आता है, और आम को हम ठीक करने जाएं तो हमारा कोई ना कोई दोष बढ़ जाता है। तो ये जो है चिकित्सा इसकी संभव नहीं है पंचकर्मा के द्वारा, ठीक है जी। तो पंचकर्मा में क्या है, काया चिकित्सा साध्य रोगों में प्रमुख है, परंतु केवल काया चिकित्सा का ही अंग समझना, ये इसको आप भूल है कि इसका ये सिर्फ काया चिकित्सा का ही अंग नहीं है। आयुर्वेद की देखिए दो विशिष्ट विधाएं रसायन वाजीकरण,
ठीक है जी। अब रसायन देख लीजिए, रसायन और वाजीकरण। अब एक चीज है, अगर पंचकर्म आपको करवाना है सपोज, तो पंचकर्म से पहले क्या होता है? पूर्व कर्म होता है। पंचकर्मा के पूर्व कर्म में क्या आता है? दीपन, पाचन, ठीक है, स्नेहन और स्वेदन आ जाता है। फिर होता है पंचकर्म, यानी कि इसमें आता है प्रधान कर्म आपका। फिर उसके बाद आता है पश्चात कर्म आता है। तीन चीजें होती है ना, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। अगर आपका प्रधान कर्म यानी कि अगर वमन है, विरेचन है, मतलब कि कोई भी पंचकर्मा का प्रोसीजर है, उसका कोई ना कोई पूर्व कर्म है, दीपन है, पाचन है, स्नेहन है या स्वेदन है। ठीक है। अब कह रहे हैं कि जो अब इसका जो रसायन वाजीकरण है, पंचकर्म के बाद क्या करते हैं हम? चलो, विश्राम किया, आहार किया, संसर्जन क्रम का पालन किया, और अगर रसायन वाजीकरण का सेवन करना है तो आपको पहले पंचकर्म करवाना होता है, राइट। तो कहने का भाव क्या है? पंचकर्म के बाद हम रसायन वाजीकरण का सेवन करा सकते हैं। इसका मतलब अगर हम रसायन वाजीकरण की बात करें तो रसायन वाजीकरण का जो पूर्व कर्म है, तो रसायन वाजीकरण का पूर्व कर्म क्या हुआ? पंचकर्म। तो पंचकर्म इटसेल्फ इज अ पूर्व कर्म ऑफ रसायन वाजीकरण चिकित्सा। ठीक है जी। तो क्या बोला है? आयुर्वेद की दो विशिष्ट विधा रसायन और वाजीकरण के पूर्व पंचकर्म एक आवश्यक कर्म है। ठीक है जी। बिना पूर्व पंचकर्म के रसायन और वाजीकरण का उपयोग जो है वो व्यर्थ बताया गया है। तो आपको चरक, आचार्य चरक ने रसायन चिकित्सा जो है वो कहाँ पर बताई है? तो उन्होंने बताई है चरक चिकित्सा 1 अध्याय, उसमें क्या है? रसायन है। और चरक चिकित्सा 2 में क्या है? चरक चिकित्सा 2 में बताया गया है वाजीकरण। ठीक है। तो इनके भी 4 पाद हैं, वाजीकरण अध्याय के भी आगे 4 पाद हैं। उनमें प्रमुख योग कितने हैं? अब जो आपका चरक चिकित्सा 1 है उसमें टोटल योग जो आपको बताए गए हैं वो है आपके 37 योग। ठीक है। चरक चिकित्सा 1 में टोटल 37 योग बताए गए हैं, और उसमें से भी फर्स्ट अध्याय में कितने हैं? 6 रसायन योगों का वर्णन है। ठीक है जी। तो चलो, ये तो हो गई कुछ एआईपीजीटी रिलेटेड आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज। बट हमारा क्योंकि क्विक रिवीजन सिलेबस है तो हम आगे चलते हैं कि क्या है। पंचकर्म श्रेष्ठ संशोधन उपचार है। इसकी चिकित्सा 2 प्रकार से होती है, शोधन और शमन। ठीक है जी। अब शोधन चिकित्सा वही होती है जो रोग को समूल नष्ट कर दे और रोगी पुनरुत्पत्ति ना हो। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो ये किससे संभव है? पंचकर्मा द्वारा ही संभव है। परंतु शमन के द्वारा पुनः रोग उत्पत्ति संभव है। शमन के द्वारा पुनः रोग उत्पत्ति जो है वो संभव होती है। अब उसके बाद आओ नेक्स्ट, पंचकर्म की परिभाषा। तो यहाँ पे हमने जो इंट्रोडक्शन है पंचकर्मा का पॉइंट, वो इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट हमने खत्म किया। नेक्स्ट हमारा सिलेबस का पॉइंट है पंचकर्मा की परिभाषा का। अब परिभाषा पे जो है मैं आपके 5 मिनट लूंगा। क्यों? क्योंकि हमें जो है पंचकर्मा की परिभाषा अच्छे से समझनी होती है। ऐसे ही नहीं है कि पंचकर्मा एक शोधन की विधि है जिसके द्वारा जो है वो शरीर के विरुद्ध दोष उत्कृष्ट होकर बाहर निकाल दिए जाते हैं। नो, ऐसे नहीं होता है। इस पे आपको 3 चीजें मैं बताऊंगा। पहले मैं आपको परिभाषा रीड आउट कर देता हूँ क्या है। पंचकर्मा प्रायशः शोधन की वह विधि है जिसके द्वारा शरीर के वृद्ध दोष या फिर उत्कृष्ट कराकर दोषों को प्राय कोष्ठ में लाकर उनके निकटतम प्राय प्राकृत मार्ग से बाहर निकालकर त्रिदोष साम्य स्थापित करके अपुनर्भव को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 वर्ड्स है जिसपे आपको फोकस करना है। मैं उसका मतलब बताता हूँ फिर। पंचकर्मा प्रायशः शोधन की वह विधि है और दोषों को प्राय कोष्ठ में लाती है। ठीक है। और उनके निकटतम प्राय प्राकृत मार्ग से। तो 3 वर्ड्स मैंने आपको यहाँ पे कौन से फोकस करवाए हैं? सबसे पहला है प्रायश। ठीक है। उसके बाद है प्रायः, और तीसरा वर्ड क्या है? प्रायः। तो समझेंगे इसको। डेफिनेशन में लिखते हैं पंचकर्म प्रायशः शोधन की वह विधि है। तो प्रायशः का मतलब क्या होता है? जनरली, नॉट फिक्स्ड। प्रायशः का मतलब क्या होता है? इट इज जनरली कह रहे हैं ऐसे। जरूरी नहीं है कि शोधन की विधि है पंचकर्मा, क्योंकि पंचकर्मा संपूर्णतः शोधन नहीं है। ये आपको बात पता होनी चाहिए। पंचकर्मा प्रायशः शोधन की विधि है, इसीलिए जो ट्रांसलेशन की है वो बहुत ही सोच समझकर की है।
और आप क्या लिखते हैं, वो प्रायशः वर्ड भूल जाते हैं एग्जाम में। तो पंचकर्म प्रायशः शोधन की वह विधि है। प्रायशः यानी कि पंचकर्म जनरली एक शोधन की विधि है। इट इज नॉट एज फिक्स्ड एज ए संशोधन चिकित्सा पद्धति। अब आगे चलते हैं। जिसके द्वारा शरीर के वृद्ध दोष या फिर उत्कृष्ट कराकर दोषों को प्रायः कोष्ठ में लाकर। क्या लिखा है, प्राय कोष्ठ में लाकर। इसका मतलब सभी पंचकर्मा के जितने भी प्रोसीजर हैं वो सभी कोष्ठ में नहीं आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देके बात करूंगा। अगर मैं बात करूं, सबसे पहला प्रोसीजर है हमारा वमन। तो ठीक है, वमन के लिए हम क्या करते हैं, एक दिन पहले कफ उत्क्लेशित आहार खिलाते हैं और अगले दिन जो है वो हम प्रोसीजर ब्रह्म मुहूर्त में स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने में हम क्या करते हैं, उनको वामक औषधियां देते हैं, आकंठपान करवाते हैं और क्या करते हैं, उसके इसोफेगस तक जो है अकंठपान करवाकर उसके हम प्राय कोष्ठ में लाते हैं। अब होता क्या है, सबसे पहले हम वमन से पहले क्या करवाएंगे, पूर्व कर्म कराएंगे, स्नेहन और स्वेदन। स्नेहन स्वेदन का काम क्या है, दोषों को शाखा से कोष्ठ में लाना। जो दोष शाखा में छुपकर बैठे हैं, लीन अवस्था में बैठे हैं, उनको कोष्ठ में लाना। अगर कोष्ठ में लाएंगे तभी वो निकटतम मार्ग से निकलेंगे। तो अमाशय में लाते हैं, वमन में क्या करते हैं, दोषों को हम अमाशय में लाते हैं। अमाशय क्या है, अमाशय एक कोष्ठ का पार्ट है। कोष्ठ किसे कहते हैं, कोष्ठ इज जीआईटी ट्रैक्ट। ठीक है, अब जीआईटी ट्रैक्ट में हम दोषों को ला रहे हैं, मतलब कि वमन का अगर हम वमन की बात कर रहे हैं तो उसके दोष हम अगर कोष्ठ में ला रहे हैं तो कोष्ठ से हमने क्या लेना है, अमाशय में ला रहे हैं। अब अमाशय, वमन की बात किया तो उसका कोष्ठ क्या है, अमाशय है। अगर हम विरेचन की बात करें तो विरेचन के लिए अगर हम दोष अगर कोष्ठ में ला रहे हैं तो वो क्या है, पक्वाशय है। पक्वाशय में ला रहे हैं तभी निकटतम मार्ग गुदा से निकलेगा। और अमाशय में क्या है, निकटतम मार्ग मुख है, तो मुख से निकालेंगे वमन को। तो देखा जाए तो पंचकर्मा में क्या है, प्राय कोष्ठ में लाते हैं। बट प्राय वर्ड क्यों यूज किया, मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है। अब 5 कर्म कौन से हैं, वमन है, विरेचन है, निरोवस्ती है, अनुवासन है और पांचवा क्या है, नस्य है। अब भैया नस्य का कौन सा कोष्ठ है, नस्य का कोई कोष्ठ है? नस्य के जो दोष हैं, हम ऊर्ध्व चतुर्गत विकारों को ठीक करने के लिए नस्य करवाते हैं, उसका कोष्ठ से कोई लेना देना नहीं है। कोष्ठ है आपका जीआईटी ट्रैक्ट, फ्रॉम माउथ टू एनस। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कोष्ठ को हम इससे रिलेट कर सकते हैं। नस्य का तो भैया नाक से ही निकल जाते हैं दोष, मुख से निकल जाएंगे ना, नाक से निकल जाएंगे, तो नस्य का कोई भी कोष्ठ नहीं है। तो इसीलिए क्या लिखा है, दोषों को प्राय कोष्ठ में लाकर, क्योंकि पंचकर्मा की बात हो रही है, पंचकर्मा की परिभाषा की बात हो रही है। पंचकर्मा में तो नस्य भी आता है, नस्य का कोई कोष्ठ है नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्राय वर्ड यूज किया गया है। और उनके निकटतम प्राय है प्राकृत मार्ग, यहाँ पे फिर से प्राय वर्ड यूज किया गया है। तो प्राय प्राकृत मार्ग मतलब सबका एक प्राकृत मार्ग है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वमन की बात करें तो वमन का प्राकृत मार्ग निकलने का क्या है, मुख है। ठीक है, विरेचन की बात करें तो विरेचन का प्राकृत मार्ग गुदा है। ठीक है, बस्ती की बात करें तो बस्ती का भी यही है। ठीक है, अगर हम नस्य की भी बात कर लें अब, तो नस्य का भी तो है एक, नाक है। ठीक है, तो सबका एक प्राकृत मार्ग है इसमें। फिर क्यों यहाँ पे प्राय वर्ड यूज किया गया है? अरे भैया, आचार्य सुश्रुत ने, आचार्य वाग्भट ने पंचकर्मा में एक प्रोसीजर माना है और रक्त मोक्षण। वहां पे बस्ती दो तरह की नहीं मानी, यहाँ पे रक्त मोक्षण मान लिया। अब रक्त मोक्षण का कोई प्राकृत मार्ग तो नहीं है, राइट? कोई नेचुरल मार्ग नहीं है, जैसे वमन का अपना मार्ग है, विरेचन का एक अपना मार्ग है। रक्त मोक्षण आप सिर से लेकर पैर तक कहीं भी करवा सकते हैं। सिर पर जलोका लगा देते हैं, सिरा वेदन कर देते हैं, पैरों में सिरा वेदन कर दी जाती है, बॉडी पे कहीं भी रक्त मोक्षण करवा दिया जाता है। तो उसका कोई नेचुरल मार्ग नहीं है, कोई प्राकृत मार्ग नहीं है, उसका एक कृत्रिम मार्ग जो है वो हमें खुद बनाना होता है। रक्त मोक्षण जब आप पढ़ेंगे तो उसका एक कृत्रिम मार्ग यानी कि आर्टिफिशियल उसका रास्ता बनाना होता है। तो उसका कोई प्राकृत मार्ग नहीं है, इसीलिए यहाँ पर बोला गया है उनके निकटतम प्राय है प्राकृत मार्ग से। तो हमें 3 वर्ड जो यहाँ पे डिस्कस करने थे, प्रायशः है, प्राय और प्राय। ऐसे आपने परिभाषा नहीं समझी होगी कभी भी, क्योंकि बुक्स में अब पंचकर्मा की कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती है जनरली। क्यों? क्योंकि जो बुक्स पे लिखा है वो आपने पढ़ा होता है, काया चिकित्सा में, चरक चिकित्सा में, चरक सिद्धि स्थान में, चरक कल्प स्थान में, सब कुछ जो है वो आपको ऑलरेडी जो है आपको पढ़ा हुआ है। पंचकर्मा की कोचिंग
उनको दी जाती है, या वो लोग लेते हैं जिनको थोड़े से कंसेप्ट क्लियर करने हैं, जिन्होंने आगे अपना पंचकर्मा का सेटअप खोलना है, जिन्होंने आगे पंचकर्मा में अर्निंग या फिर फ्यूचर सोचा है, राइट। क्योंकि यहाँ पे जो है वो कंसेप्ट क्लियर होते हैं। लोग केरलीय पंचकर्मा करके वेबिनार जो है वो ज्वाइन करते हैं, राइट। पंचकर्मा सीखने जाते हैं केरला, जबकि वही चीज जो है वो पंचकर्मा के इलेबोरेटिव बैच में हम प्रोवाइड करते हैं, और क्विक रिवीजन बैच में भी हम वही चीज जो है वो प्रोवाइड करेंगे, बट थोड़ी फास्ट स्पीड में करेंगे, ठीक है, क्योंकि बूस्टर लेक्चर्स हैं ये हमारे। अब यहाँ पर हम बात किए परिभाषा की, तो हमारे यहाँ पे 5 मिनट से हमने ज्यादा ही ले लिया, क्योंकि पंचकर्मा की अगर आपको परिभाषा ही नहीं आती तो आगे आप सब्जेक्ट्स में क्या करेंगे, राइट। पूरे आप 30 डे के कोर्स में आपका जो है व्यर्थ हो जाएगा अगर आपको परिभाषा ही नहीं आती होगी पंचकर्मा की, राइट। तो ये है हमारी पंचकर्मा की परिभाषा। अगर अब आप पंचकर्मा की परिभाषा पढ़ेंगे तो अब आपको जो है वो टिप्स पर होगी। पढ़िए, पंचकर्मा प्रायशः शोधन की वह विधि है जिसके द्वारा शरीर के वृद्ध दोष या फिर उत्कृष्ट कराकर दोषों को प्राय कोष्ठ में लाकर उनके निकटतम प्राय प्राकृत मार्ग से बाहर निकालकर त्रिदोष साम्य स्थापित करके अपुनर्भव यानी कि दोबारा अक्रेंस नहीं होती है, रोगों को समूल नष्ट किया जाता है, किससे? पंचकर्मा से, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी जो डेफिनेशन है वो हमने अच्छी तरह कवर कर ली है। नेक्स्ट आ जाओ, 5 कर्म कौन से हैं? वमन है, विरेचन है, अनुवासन है, निरूह है, नावन, नावन यानी कि नस्य है। तो भाप्रकाश ने यहाँ पे श्लोक दिया है, ठीक है, शरंगधर जी ने श्लोक दिया है। पंचकर्मा का शब्द अर्थ पढ़ते हैं कि शब्द का क्या अर्थ है। पंच यानी कि 5, और कर्ता, कर्ता यानी कि जो इष्ट कार्य है, इष्ट जो कि हमें इच्छा करते हैं जिसकी, जो इष्ट कार्य है यानी कि जो कर्म है, जो कि चिकित्सा है, ठीक है। तो उसका यहाँ पे अर्थ बताया गया। पंच के अर्थ में यहाँ पे 5 का क्या अर्थ है? 5, ठीक है, 5, तथा मंगलवाचक अर्थ भी है। जो आपका अष्ट उदरीय अध्याय, चरक सूत्र 19th अध्याय जो है आपका अष्ट उदरीय अध्याय, वहां पे क्या है, आपको सारी संख्या को प्राधान्य देकर वहां पे वर्णन किया गया है कि 3 संख्या वाले रोग कौन से हैं, 4 संख्या वाले कौन से हैं, 5 वाले कौन से हैं, इस तरह आपको वहां पे बताए गए हैं। आपके ननात्मज विकार कितने होते हैं? नानात्मज विकार वात के 80 होते हैं, पित्त के कितने होते हैं? 40 होते हैं, और कफ के कितने होते हैं? 20 होते हैं। इसी तरह आपके सामान्यज विकार बताए गए हैं। सामान्यज व्याधियां कितनी होती हैं? तो 48, और ये 48 व्याधियां आपको कहाँ बताई हैं? अष्ट उदरीय अध्याय में। एक रोगज, दो रोगज, द्विरोगज कितने हैं वहां पे, मतलब दो रोग, दो भेद वाले कितने हैं? जैसे 8 संख्या वाला जो है वो आपका उदर रोग है। उदर रोग कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के हैं। कुष्ठ कितने प्रकार के हैं? 7 प्रकार के हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि आचार्य चरक ने कुष्ठ के कितने प्रकार माने हैं? तो ऑप्शन होता है 7, ऑप्शन होता है 11, ऑप्शन होता है असंख्य, ठीक है। तो आपको क्या करना है? ऑल ऑफ दीज टिक करना है। क्यों? सॉरी, 7 ऑप्शन ऑप्शन होता है, कभी कभी 18 भी ऑप्शन होता है। क्यों? यहाँ पे 7 जो है वह आपके महाकुष्ठ है, और जो 11 होते हैं आपके शुद्र कुष्ठ होते हैं, टोटल मिला के 18 कुष्ठ होते हैं। और आचार्य चरक ने निदान स्थान में कुष्ठ अध्याय में असंख्य भी बताया गया है कि असंख्य भी होते हैं। तो चरक के अनुसार उन्होंने सारे जो है वो आपने मारने हैं, ऑल ऑफ दीज आपने टिक करना है। तो इस प्रकार विशिष्ट संख्या देकर वर्णन करने की आयुर्वेदीय परंपरा है। इसी कारण विशिष्ट कार्य करने वाले समूह को नाम न देकर संख्या के साथ उनकी वहां पे विशिष्टता बताई गई है। जैसे कि महाभूत जो है वो 5 हैं, उनको अलग अलग ना लिखकर पंच महाभूत कहने से इन सब का बोध हो जाता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का। इस प्रकार उत्तम शोधन करने के लिए वमन, विरेचन आदि 5 प्रकार आपको बताए गए हैं। अब इनका पांचों का यहाँ पर एक साथ समावेश हो जाता है, क्या कहने से? मात्र पंचकर्म कहने से। तो ये पंचकर्मा के शब्द का अर्थ है, ठीक है। आगे इसका कर्म के अर्थ में हम देखेंगे क्या क्या है। मेन पॉइंट पर हम आते हैं, क्या है। अब यहाँ पे क्या बोला है देखिए, त्रिविध कर्म, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म इति। तो ये श्लोक किसने दिया है? ये सुश्रुत सूत्र 5th चैप्टर में ये श्लोक आता है। क्या बोलते हैं? पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म 3 तरह के कर्म है, और यही डलहन ने भी 3 प्रकार से कर्म को यहाँ पे परिभाषित किया है, ठीक है। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट क्या बोला है? पूर्व कर्म में उन्होंने लंघन, पाचन, दीपन, स्नेहन, स्वेदन, वमन और विरेचन डाला है। आचार्य डलहन ने वमन विरेचन कहाँ डाला है? पूर्व कर्म में डाल दिया, ठीक है। और प्रधान कर्म में क्या डाला है? व्रण का पाटन, रोपण, क्योंकि जो आचार्य सुश्रुत हैं वो थोड़ा सर्जरी ओरिएंटेड थे, ठीक है। तो उन्होंने प्रधान कर्म में व्रण का पाटन, रोपण आदि डाला है डलहन ने।
और पश्चात उन्होंने क्या है, चिकित्सा दी जाती है बल अग्नि को बढ़ाने के लिए, राइट। तो इस तरह आगे आगे देखते हैं अष्टांग आयुर्वेद में पंचकर्म। तो हमने पहले ही बात की कि अष्टांग आयुर्वेद में पंचकर्मा को स्थान नहीं मिला है, ठीक है। काया चिकित्सा में उरुस्तंभ को छोड़कर सभी रोगों में आवश्यकता अनुसार पंचकर्म करवाते हैं। शल्य तंत्र में क्या है, 60 उपक्रम, 60 उपक्रम बताए गए हैं। कहाँ पर, सुश्रुत चिकित्सा फर्स्ट अध्याय खोल के देखेंगे तो आपको वहां पे 60 उपक्रम बताए गए हैं। उसमें पंचकर्मा की शोधन क्रियाओं का वहां पे प्रयोग किया जाता है। तो वहां पे है वमन, विरेचन, बस्ती, वहां पे सब है, षष्ठी उपक्रम में समावेश बताया गया है। तो ये बस उन्होंने थोड़ा सा बताया है। जनपद उद्वंश में यहाँ पे आपको पंचकर्म बताया गया है। जनपद उद्वंश का रेफरेंस आपको कहाँ मिलेगा, चरक विमान स्थान में, ठीक है। चरक विमान स्थान में 3rd अध्याय में आपको जनपद उद्वंश जो है वो देखने को मिलता है। वहां पे 4 चीजों की दृष्टि बताई है, क्या क्या है, वायु, जल, देश और काल। इनकी विषमता से जनपद व्यापी महामारियां जो है वो फैलती हैं। उस स्थिति में सामान्य जन को निरोग बनाने के लिए पंचकर्मा का प्रयोग किया जाता है। अब कोरोना काल आया था, कोविड-19, तो उसमें जो है जनपद उद्वंश का ही जो है वहां पे रोल हमें देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि जनपद उद्वंश का मेन कॉज क्या है, अधर्म। अधर्म ही जनपद उद्वंश का जो है वो मूल है। और उसकी योनि क्या बताई है, योनि वहां पे बताई है प्रज्ञा अपराध। तो कभी कभी एमसीक्यू आ जाता है कि जनपद उद्वंश की मूल क्या है और जनपद उद्वंश की योनि क्या है। तो मूल क्या है उसका, अधर्म, ठीक है। धर्म की पालना नहीं होती है तो इसकी वजह से जनपद उद्वंश हो जाता है। वायु, जल, देश और काल में विकृति पैदा हो जाती है, ठीक है जी। योनि है उसकी प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध यानी कि धी, धृति, स्मृति का विभ्रंश, ठीक है जी। फिर आगे आ जाइए, अगध तंत्र, विष वेगों की चिकित्सा में भी विष प्रतिकार, ठीक है। इमरजेंसी की ट्रीटमेंट कहते हैं आयुर्वेद में, है नहीं भाई, क्यों नहीं है। जब आपने विष ले लिया तो अगध तंत्र है हमारे पास, और विष का प्रतिकार करने के लिए क्या है हमारे पास, पंचकर्मा है। सद्य उसको वमन दे दो। पॉइजन किसी ने पी लिया है तो उसको सद्य वमन की टेक्निक है आयुर्वेद में भैया, सद्य वमन हम करवा सकते हैं। तो विष का भक्षण करने से कहते हैं मृत्यु हो सकती है। अतः रोगी का जीवन बचाने के लिए क्या करवाते हैं, पंचकर्म करवाते हैं, सद्य, वमन और विरेचन, ठीक है। तो सद्य वर्ड यानी कि शीघ्र, इनके द्वारा हम विष को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। संहिताओं में पंचकर्म कहाँ कहाँ पर आया है। अब संहिताएं की बात करी तो चरक चरक संहिता में कहते हैं कि पंचकर्म शब्द सबसे फर्स्ट उल्लेख कहाँ हुआ है। तो लोग इसका आंसर जो है टिक क्या करते हैं, आपको ऑप्शन क्या आते हैं, सूत्र स्थान, निदान स्थान, सिद्धि स्थान, विमान स्थान। बच्चे ऑप्शन टिक करते हैं सिद्धि स्थान, कि सिद्धि स्थान में भैया वमन विरेचन बताया गया है, सिद्धि स्थान ही आंसर होगा। नो, चरक के सूत्र स्थान में सबसे पहले पंचकर्म शब्द का वर्णन आया है। कहां पर आया है, चरक सूत्र 2/14, क्या लिखा है, प्रोक्त संग्रह पंच कार्मिक। तो चरक सूत्र आपका सेकंड अध्याय क्या है, अपामार्ग टंडुलीय अध्याय, अपामार्ग टंडुलीय अध्याय। अपामार्ग जो है वो क्या, शिरोविरेचन में श्रेष्ठ है। अपामार्ग शिरोविरेचन में श्रेष्ठ बताया गया है। शिरोविरेचन क्या होता है, नस्य होता है। तो वहां पे जो है वो सारा पंचकर्मा का द्रव्य संग्रह है। चरक सूत्र सेकंड अगर आपने पढ़ा है तो वो अगर आपका मैं थोड़ा सा रिवीजन करा दूं, तो चरक सूत्र सेकंड में क्या लिखा है, सब कुछ वहां पे वमन द्रव्य है, विरेचन द्रव्य है, शिरोविरेचन द्रव्य है, अनुवासन द्रव्य है, विरेचन द्रव्य है। फॉर एग्जाम्पल, शिरोविरेचन द्रव्य कितने बताए गए हैं, वहां पे 25 बताए गए हैं। वमन द्रव्य कितने बताए गए हैं, तो 10 बताए गए हैं। विरेचन कितने बताए हैं, 17 बताए गए हैं। और अनुवासन और अस्थापन बस्ती के 25-25 जो है वो वहां पे, सॉरी 29-29 जो है वहां पे बताए गए। तो ये थोड़ा सा मेरा पैटर्न रहता है कि जो भी वर्ड आया है उसका मैं थोड़ा सा, चरक संहिता क्योंकि हमें पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है आगे अगर हमने फ्यूचर में AIPGT का एग्जाम देना है। तो क्लासेस थोड़ी सी मेरी AIPGT ओरिएंटेड रहेंगी, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर वर्ड आता है तो थोड़ा मैं उसका रेफरेंस दे के ही बात करता हूँ, क्योंकि बुक तो आप भी पढ़ लेंगे, जो आपको एक्स्ट्रा चीजें बतानी है वो हम यहाँ पर इस तरह साथ साथ जो है वो डिस्कस किया करेंगे, ताकि आपके थोड़े थोड़े कंसेप्ट हैं अभी से क्लियर हों और आगे जाके आपको MCQ लगाने में, या अगर किसी ने एंट्रेंस देना है, किसी ने AMO का एग्जाम देना है, AIPGT का एग्जाम देना है, ठीक है, आगे कोई RAV में जॉब करनी है या CHO में भर्ती होना है, तो जो भी है आगे अगर आपने कुछ सक्सेसफुल होना है फ्यूचर में तो पेपर तो देना पड़ेगा,
चाहे वो स्टेट का देना हो चाहे वो नेशनल लेवल पे देना हो, उसकी गाइडेंस हम आपको सेपरेट देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है सिलेबस का वो क्या रहेगा। अब ये देखिए पंचकर्मा के क्रम का वर्णन। ठीक है, क्या क्या क्रम बोला गया है। अष्टांग हृदय की बात करें तो वमन विरेचन निरु अनुवासन कहकर नस्य कहते हैं। ठीक है, तो ये है चरक सिद्धि स्थान, वमन विरेचन निरु अनुवासन नस्य का यही क्रम चरक सिद्धि स्थान में। और प्रथम अध्याय कल्पना सिद्धि, यानी कि चरक सिद्धि फर्स्ट का नाम है कल्पना सिद्धि के अनुसार ये बताया गया है। जबकि द्वितीय सूत्र अभी हम बात कर रहे थे अपामार्ग टंडुली अध्याय, ठीक है, ना कि द्वितीय सूत्र के अनुसार है। क्यों? क्योंकि द्वितीय सूत्र में अपामार्ग टंडुली अध्याय में सबसे पहले क्या बोला है, शिरोविरेचन की बात की गई है। क्यों? क्योंकि उस अध्याय में शिर को प्रधान इंद्रिय मानकर संख्या का वर्णन किया है, ना कि प्रयोग करने के क्रम का। तो सीधी सी बात है, हमने जो पंचकर्मा का क्रम देखना है वो हमने देखना है चरक सिद्धि के अकॉर्डिंग, ना कि चरक सूत्र सेकंड अध्याय अपामार्ग टंडुली अध्याय के अकॉर्डिंग। उसमें शिर को प्रधान रख के शिरोविरेचन द्रव्य सबसे पहले बताए गए हैं। ठीक है, तो उसकी संख्या उसके अनुसार है, तभी इसका नाम क्या है, अपामार्ग। अपामार्ग क्यों? क्योंकि अपामार्ग किसमें श्रेष्ठ है, शिरोविरेचन में श्रेष्ठ है। चरक सूत्र 25 जो है आपका, उसमें आपको आग्रह द्रव्य बताए गए हैं। ठीक है, तो वहां पे कौन जो है वो किसके लिए श्रेष्ठ है वो बताया गया है। तो यही चीज अपामार्ग जो मैं बता रहा हूँ शिरोविरेचन में श्रेष्ठ है, ये कहाँ पर बताया गया है, चरक सूत्र 25। श्लोक नंबर किसने नोट करना है, तो 25/40। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको आगे रिव्यू दे देता हूँ कि साथ साथ हम कैसे करने वाले हैं। तो त्रिविध कर्म की हमने बात की थी। पूर्व क्रम रहता है, प्रधान क्रम रहता है और पश्चात क्रम रहता है। पूर्व क्रम में आप दीपन, स्नेहन और स्वेदन ले सकते हैं, जबकि प्रधान क्रम में क्या है, अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत और वाग्भट फर्स्ट लिखा है वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण। जबकि आचार्य चरक के अनुसार क्या क्रम है, वमन, विरेचन, निरूह, अनुवासन और नस्य। और पश्चात क्रम में क्या क्या चीजें आती हैं, संसर्जन क्रम, कोई रसायन वाजीकरण लेना है, और फिर कोई शमन चिकित्सा, आगे शमन चिकित्सा चलेगी तो शमन चिकित्सा। त्रिविध कर्म का श्लोक हमने पढ़ लिया, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म इति। अब आचार्य चरक की बात करें तो उन्होंने रक्त मोक्षण क्यों नहीं रखा। क्यों? क्योंकि वो शल्य प्रधान चिकित्सा है फर्स्ट, तभी उन्होंने सुश्रुत ने रखा है। आचार्य चरक ने नहीं रखा क्योंकि चरक जो है वो चिकित्सा प्रधान, औषध प्रधान तंत्र है। ठीक है, शल्य प्रधान नहीं है, तो इसलिए रक्त मोक्षण को शल्य प्रधान की होने की वजह से पंचकर्म में सम्मिलित नहीं किया गया है। एक सेकंड, उसका रीजन है कि इसका कोई प्राकृत स्रोत नहीं है, जैसे कि हमने परिभाषा में देखा था कि इसका कोई प्राकृत स्रोत नहीं है। ठीक है, अगर मुख का मार्ग हम डिसाइड करें तो उसके लिए रोग अमाशय का तो होना चाहिए, और उसका उपाय क्या है, वमन या फिर विरेचन। अगर गुदा की बात करें तो गुदा के लिए रोग पकवाशय का तो होना चाहिए, और उपाय क्या है उसका, विरेचन या फिर बस्ती। और अगर नासा, नासा यानी कि नोज, नोज की बात करें तो उसका ऊर्ध्व जत्रुगत रोग होना चाहिए, और उपाय उसका क्या है, नस्य। तो यहाँ पे रक्त मोक्षण के लिए कोई भी प्राकृत मार्ग नहीं है, सिर्फ वमन, विरेचन, बस्ती और नस्य का ही है। ठीक है, रक्त मोक्षण का नहीं है। और रक्त मोक्षण की में कोई दोष व्यवस्था नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वमन के लिए कफ है, विरेचन के लिए पित्त है, और वात के लिए श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है, बस्ती बताई गई है। जबकि रक्त मोक्षण के लिए ऐसा कोई भी दोष व्यवस्था नहीं बताया गया है। ठीक है, इस तरह जो है वो रहेगा। उसके बाद अब थोड़ा सा हम स्वेदन कवर करते हैं, क्योंकि हमारा जो डेमो है वो हम थोड़ा सा टॉपिक वाइज लेंगे, ताकि आपको पता लग जाए कि मोड ऑफ क्लासेस जो है वो किस तरह रहेगी स्नेहन स्वेदन करके। अब देखिए, सबसे पहला पूर्व कर्म हमारा क्या रहता है, हमने श्लोक अभी पढ़ा था, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म इति। तो सुश्रुत सूत्र 5th चैप्टर में बताया गया है ये श्लोक, 3 तरह के कर्म बताए गए हैं। और पूर्व कर्म देखिए 3 प्रकार का होता है, पाचन, स्नेहन और स्वेदन है। यहाँ पे पाचन है, स्नेहन है और स्वेदन है। किसी भी शोधन चिकित्सा को करने से पहले आपको पूर्व कर्म बहुत आवश्यक है, और उसमें भी सबसे पहला है आपका पाचन।
तो पाचन क्यों करना है? जठर अग्नि को प्रदीप्त करने वाली औषधियों के द्वारा करना है। ठीक है, जैसे पंचकोल चूर्ण है आपके पास, पंचकोल चूर्ण, हिंगवादी वटी, अग्नितुंडी वटी, चित्रक आदि वटी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पंचकर्मा के लिए निराम अवस्था जो है वो आवश्यक है। ठीक है, सबसे पहले आम को हटाना है, आम हटाकर हमें निराम अवस्था करनी है। क्यों? जिससे आम दोष का पाचन हो सके और नष्ट हो सके, और अगला कर्म जो हमने स्नेहन करना है उसके लिए अग्नि हमें प्रदीप्त चाहिए, और उस अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें क्या करनी है? सबसे पहले पाचन चिकित्सा करनी है। फिर आता है हमारा स्नेहन। ठीक है जी, स्नेहन, स्नेहन पंचकर्मा का वह पूर्व कर्म है। ठीक है, या फिर कुछ रोगों में यह प्रधान कर्म के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। वैसे तो ये पूर्व कर्म है, बट कभी कभी कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनमें ये प्रधान कर्म के रूप में भी आता है। 4 तरह के स्नेह हैं, घृत है, तेल है, वसा है और मज्जा है। घृत है, तेल है, वसा है और मज्जा है। 4 तरह के स्नेह, चरक सूत्र स्थान 13th अध्याय स्नेहन। ठीक है, वहां पर आपको बताया गया है। तो स्नेह का प्रयोग बाह्य और अभ्यंतर दोनों तरह से किया जाता है। बाह्य मतलब कि लोकल एप्लीकेशन, अभ्यंग, ठीक है, मूर्ध तैल। तो ये जो, हाँ जी, रक्त मोक्षण को आचार्य सुश्रुत ने भी माना है और आचार्य वाग्भट ने भी माना है, डलहन ने भी माना है। आचार्य सुश्रुत की तो वो टीकाकार है आचार्य डलहन। आचार्य चरक ने जो है वो, चरक ने गमन विरेचन, अनुवासन, निरोह और नस्य माना है, ये 5 कर्म। ठीक है, ऐसा कोई एमसीक्यू नहीं आएगा, अगर आएगा तो बोथ ऑफ दीज ऑप्शन साथ में आएगा, नहीं तो वो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होगा, वो बोनस में जाएगा वो। चरक सुश्रुत, चरक ने नहीं माने हैं, चरक ने नहीं माना है, मैंने बता तो रहा। 1 सेकेंड, हेलो, एक सेकेंड, मैं अभी क्लास में हूँ, मैं आपको बैक कॉल करूँगा। यस, हेलो। आपको हमने बताया है कि अभी अभी आचार्य डलहर ने भी माना है। ठीक है जी, ठीक है, अब नेक्स्ट आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। नहीं माना है आचार्य चरक ने, भाई साहब नहीं माना है। 5 ही चीजें मानी है पंचकर्म में, रक्त मोक्षण का उन्होंने वर्णन किया है पर पंचकर्मा में नहीं माना है। ठीक है जी, हाँ जी, उम्मीद करते हैं आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। ठीक है जी, आगे हम देखते हैं स्नेह का जो प्रयोग है वो बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार से जो है वो किया जाता है। लोकल एप्लीकेशन और अभ्यंतर पान, स्नेह का पान जिसे हम कहते हैं। कभी कभी जो है वो घृत का पान जो है वो करवाया जाता है। ठीक है, तो या तो हम उसका लोकल एप्लीकेशन करवाएंगे, ठीक है, त्वचा आदि पर, तो या तो हम उसका जो है वो पान करेंगे। तो दोनों प्रकार से हम स्नेह का प्रयोग कर सकते हैं। स्नेहन के द्वारा जो है वो शरीर में मृदुता आती है, जिससे दोष जो है वो अपने स्थान से अलग हो जाते हैं। हमने क्या बात की थी? संशोधन के लिए, संशोधन से पहले पूर्व कर्म क्यों करवाया जाता है? ताकि दोष जो है वो शाखा से कोष्ठ की तरफ जा सके। ठीक है, शाखा से कोष्ठ की तरफ तब जाएंगे जब वो जो है वो दोष मृदुता को प्राप्त करेंगे। ठीक है, दोष जो वहां पे चिपक के बैठे हैं, लीन अवस्था में बैठे हैं, वो वहां से हटेंगे, तभी वो जो है स्रोतस में जाएंगे और स्रोतस में चलना शुरू करेंगे, और स्रोतस में से चलते हुए कोष्ठ की तरफ आगमन करेंगे। ठीक है, और विरेचन में स्नेहपान के द्वारा अभ्यंतर दोषों को उत्कृष्ट किया जाता है, वमन और विरेचन में। और अन्य जो स्नेहपान द्वेषी हैं, जो स्नेहपान से द्वेष करते हैं, उन्हें हम कैसे देते हैं? स्नेह प्रविचारणा देते हैं, यानी कि उनके भोजन में मिलाकर स्नेह दिया जाता है। तो उनके लिए हमारे पास काफी चीजें हैं, ओदन है, विलेपी है, भात है, यवागु है, ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो स्नेह उसको प्रविचारणा कहते हैं। जब हम स्नेहन पढ़ेंगे अच्छे से, तब उसमें स्नेह प्रविचारणा एक इटसेल्फ इज अ टॉपिक, वो आएगा। तीसरी चीज क्या है पूर्व कर्म में? स्वेदन है। तो जिस क्रिया द्वारा शरीर से स्वेद निकाला जाता है वो क्या होता है? स्वेदन होता है। ठीक है, पसीना निकालने की क्रिया को स्वेदन कहा जाता है। इससे शरीर में जकड़न दूर होती है, भारीपन दूर होता है और शीतता दूर होती है। गौरव, शीतघन और स्तंभ,
तो स्तंभन गौरव शीत घनम स्वेदन कारकम स्वेदन, तो ये है स्वेदन की परिभाषा। स्नेहन से जो दोष उत्कृष्ट हो जाते हैं उन्हें हम फिर स्वेदन करवा के पृथक करते हैं और प्रधान कर्म के द्वारा यानी कि वमन या फिर विरेचन के द्वारा, बस्ती के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये है जो आपका वमन विरेचन बस्ती नस्य सिरा मोक्षनानी प्रधान कर्म सुश्रुत सूत्र 5th बाय 3rd पर डलहन ने टीका करते हुए यहाँ पे बताया है कि पेय आदि जो है वो संसर्जन जो क्रम है ये सब पश्चात क्रम में आता है। तो इस तरह आप टेबल देख सकते हैं। पूर्व क्रम में 3 चीजें हैं, पाचन है, स्नेहन है, स्वेदन है। प्रधान क्रम में वमन है, विरेचन है, नस्य है, अनुवासन है, नस्य है, तो ये हो गया चार्य चरक के अकॉर्डिंग। और फिर आता है वमन विरेचन निरूह नस्य और रक्त मोक्षण आता है आपके सुश्रुत और वाग्भट के अकॉर्डिंग। पश्चात क्रम में आ गया आपका संसर्जन क्रम, रसायन आदि प्रयोग और शमन चिकित्सा। स्नेह व स्नेह और स्नेहन की व्युत्पत्ति। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्युत्पत्ति। एक होती है व्युत्पत्ति कि जिस तरह वो शब्द बना है, एक होती है परिभाषा। तो स्निग्ध में घय प्रत्यय लगाना है, स्निग्ध शब्द में घय प्रत्यय लगाने से बनता है आपका स्नेह शब्द। ठीक है, जिसका मतलब क्या है, प्रेम या फिर तैल आदि या रस भेद से है। और स्नेह धातु में अगर हम ल्युट प्रत्यय लगाएंगे तो वो क्या बनेगा, स्नेहन बनेगा। स्नेह प्लस ल्युट प्रत्यय इज इक्वल टू स्नेहन। परिचय क्या है, स्नेह का सामान्य अर्थ है स्निग्ध या फिर वो प्रक्रिया जिसके द्वारा स्निग्ध किया जाता है, तो वह स्नेहन होती है। ठीक है जी। फिर आती है परिभाषा, स्नेहनम स्नेह विषयंदम मार्दवम क्लेद कारकम। तो क्या है स्नेहन, जिस क्रिया द्वारा शरीर में स्नेह हो यानी कि स्निग्धता आए यानी कि चिकनापन आए। विषयंदम यानी कि दोषों का विलयन हो। मार्दव यानी कि मृदुता आए, श्रवणशीलता कोमलता रहे। ठीक है, उसके बाद आती है क्लेद कारकम यानी कि क्लेद का प्रमाण बढ़े यानी कि जलीय प्रमाण बढ़े, जलीय घटक का प्रमाण बढ़े। लिक्विफिकेशन क्लेदता बढ़े, वो होती है स्नेहन प्रक्रिया। तो आपको ये डेफिनेशन याद करनी है, कहाँ पर बताई है, चरक सूत्र 22 अध्याय में बताई है। स्नेहनम स्नेह विषयंदम मार्दव क्लेद कारकम। वमन आदि कर्मों का सम्यक निष्पादन करने के लिए उन कर्मों के पहले स्नेहन कर्म कराना परम आवश्यक होता है और यह पंचकर्मा का पूर्व कर्म है। किंतु जो वात प्रधान रोग है उनमें किसी रोग की चिकित्सा के प्रयोजन हेतु जब स्नेहन का प्रयोग किया जाता है तो प्रधान कर्म के रूप में किया जाता है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, स्नेहन कभी कभी प्रधान कर्म के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, किसमें, वात व्याधियों में, क्योंकि वात को इजिली काउंटर कौन करेगा, स्नेहन करेगा। ठीक है, अब आइए लंघनम ब्रहणम काले रूक्षणम स्नेहनम तथा स्वेदनम स्तंभनम च वैव जानिते यह स वै भिषकः। तो प्रधान कर्म के रूप में आचार्य चरक ने 6 उपक्रम माने हैं, 6 प्रकार की चिकित्सा मानी है। ठीक है, उनके अंतर्गत स्नेहन की गणना भी की गई है। ये 6 उपक्रम कौन कौन से हैं, ये हैं आपके ब्रहण, शमन, स्नेहन, स्वेदन, स्तंभन, ठीक है, लंघन, ये जो है आपकी षड्विध चिकित्सा आपको बताई गई है। तो शोधन से पहले, वमन विरेचन आदि से पहले स्वस्थ और रोगी दोनों में ब्रहण के लिए या फिर शमन के लिए आपको स्नेहपान करवाना होता है। यह दोष अनुसार होता है या फिर रोग अनुसार होता है। अच्छ स्नेह का पान या फिर औषध संस्कार युक्त स्नेह का पान, फॉर एग्जाम्पल घृत तेल वसा मज्जा मिलाकर, इसके द्वारा आपको स्नेहपान करवाना है। अच्छ स्नेह यानी कि सिर्फ घृत का पान अगर करवाना है, शुद्ध स्नेह का पान। और अगर औषध संस्कार युक्त करवाना है, मतलब कि आपको किसी औषध में घृत की जो है वो भावना देकर या तेल डालकर उसको पकाकर, तो इस तरह करवा सकते हैं, या फिर शुद्ध स्नेह का पान यानी कि अच्छे स्नेह का पान करवा सकते हैं। और ये जो चीज रहेगी वो रहेगी आपकी दोष अनुसार या फिर रोग अनुसार। उसके बाद आपका सिलेबस का पॉइंट है योनि भेद से स्नेह। तो योनि भेद से यानी कि उत्पत्ति भेद से क्या है, क्या बताया गया है, स्थावर और जांगम। तो योनि भेद से अगर आए तो लगाना है 2, स्थावर और जांगम। अब स्थावर स्नेह के जो हैं 18 स्रोतस हैं, 18 स्रोतस ये आपको लिखे हुए हैं कि कहाँ कहाँ से जो है वो स्थावर स्नेह में प्राप्त होता है। जो जांगम है वो प्राणियों से प्राप्त होता है, जो स्नेह प्राणियों से प्राप्त हो क्या होते हैं, जांगम स्नेह होते हैं। मछली का तेल हो गया, गाय भैंस बकरी से मिल गया, ठीक है, हिरण वराह आदि की वसा और मज्जा का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है जी। स्नेह के प्रकार, अब प्रकार क्लासिफिकेशन आती है यहाँ पे, तो इनके अनेक भेद हैं। अगर योनि भेद से माना जाए तो स्थावर जांगम हमने पढ़ लिया। अगर उपयोग भेद से माना जाए तो बाह्य और अभ्यंतर यूज कर सकते हैं। अगर संयोग भेद से माना जाए तो यमक, त्रिवृत और महास्नेह, यहाँ पे यमक आएगा। यमक यानी कि कोई भी 2 का जोड़ा,
आपकी अष्टांग हृदय एक ब्रह्मानंद त्रिपाठी की फर्स्ट अध्याय में अपने प्रॉफ में पढ़ी होगी, तो वहां पे स्नेह का चैप्टर था, अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 16वां चैप्टर। तो वहां पे आपको ट्रांसलेशन में कह लीजिए आपको गलत बताया गया है कि यमक स्नेह क्या होता है। वहां पे लिखा है कि घृत और तेल को अगर हम साथ में दें तो वो यमक होता है, जबकि होता क्या है यमक, कोई भी दो स्नेह का मिश्रण, चाहे आप घृत और तेल मिला के दे दें, चाहे आप तेल और वसा मिला के दे दें, चाहे आप घृत और मज्जा मिला के दे दें, तो एनी टू कॉम्बिनेशंस ऑफ स्नेह कैन बी कॉल्ड एज यमक। तो यमक जो है वो किसी भी दो का जो है वो मिश्रण होता है, और त्रिवित्र में कोई भी तीन, और महास्नेह में तो चारों आ जाते हैं, घृत तेल वसा और मज्जा चारों। कर्म भेद की बात करें तो क्या कर्म कर सकता है, ब्रेहण कर्म कर सकता है, शमन कर सकता है, या फिर शोधन कर सकता है। अगर संज्ञा की बात करें तो अच्छ स्नेह, सद्य स्नेह होता है, पंच प्रसृति की पेया होती है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, पंच प्रसृति में पांच जो है वो चीजें पड़ती हैं, और सब जो होती हैं वो एक एक प्रसृत की पड़ती है, इसीलिए वो बोलते हैं पंच प्रसृति की। ठीक है, पाक भेद से तीन प्रकार है, मृदु मध्यम और खर। मृदु पाक से, मध्यम पाक से, या फिर खर पाक से उसको बनाया जाता है। मात्रा भेद से बात करें तो ऋषियसी मात्रा, ह्रस्व मात्रा, मध्यम मात्रा और उत्तम मात्रा। तो आगे अब अगर पॉइंट पढ़ेंगे कि आचार्य चरक ने जो है वो ये मात्राएं बताई हैं। अब स्नेह की मध्यम मात्रा का वर्णन किसके लिए यूज होता है, क्वेश्चन आ जाता है, स्नेह की मध्यम मात्रा का वर्णन किसके लिए यूज होता है, आचार्य चरक के द्वारा जो है क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आ जाता है शोधन के लिए, ऑप्शन आ जाता है शमन के लिए, ऑप्शन आ जाता है ब्रहण के लिए, ऑप्शन आ जाता है सभी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान लगाना है, आचार्य चरक ने जो स्नेह की मध्यम मात्रा का वर्णन किया है वो किया है शोधन कर्म के लिए, मध्यम मात्रा का शोधन के लिए किया है, और उत्तम मात्रा का शमन के लिए किया है। जबकि आचार्य वाग्भट का जो अगर मत से क्वेश्चन आ जाए तो आचार्य वाग्भट के मत से आंसर आपका उल्टा हो जाएगा। आचार्य वाग्भट ने, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन हटा दे स्नेह की मध्य मात्रा का वर्णन आचार्य वाग्भट के अनुसार अगर आए तो शोधन नहीं आएगा, तो आएगा शमन, शमन कर्म के लिए किया गया है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स है वो आगे भी आएगा, जब हम स्नेह की मात्रा पढ़ेंगे अच्छे से तो हम वापस से वहां डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आते हैं स्नेह द्रव्यों के गुण क्या है। तो गुण आ गए आपके, द्रव गुण होता है, सूक्ष्म गुण होता है, सर गुण होता है, स्निग्ध, पिच्छल, गुरु, शीत और मंद और मृदु गुण होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो स्निग्ध, गुरु, शीत, मृदु, द्रव, पिच्छल, सर, मंद और सूक्ष्म, ये टेबल बनाया गया है। अब इसका शरीर पे क्या कार्य है, तो जो स्निग्ध गुण होता है वो स्नेहन करेगा, आह्लादन करेगा, क्लेदन करेगा और विषयंदन करेगा। जो गुरु होता है वो स्थिरता देगा, बल प्रोवाइड करेगा, है ना। और जो शीत होता है तो वो क्या करेगा, लघुता उत्पन्न करेगा, राइट, वो जो है वो शिथिलता उत्पन्न करेगा। हाँ जी, तो जो आपका द्रव गुण है वो प्रक्लेदन करेगा, अलोडन करेगा, पिच्छलता जो है वो बल देगा, संघात देगा। तो इस तरह वो शरीर पे क्या क्या कार्य करते हैं। जो आपका सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म यहाँ पे आपको देखने लायक है कि सूक्ष्म गुण क्या करता है, वो अति सूक्ष्म अवयवों में जाकर जो है वो प्रवेश करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने मालिश की तेल की, ठीक है, तेल लगाया, तो 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद अगर आपने अच्छे से उसका अभ्यंग किया है तो पता ही नहीं लगता कि तेल कहाँ चला गया। अगर आपकी ड्राई स्किन है पता ही नहीं लगता, क्यों, क्योंकि वो सूक्ष्म स्रोतों के द्वारा जो है वो अंदर अवयवों तक जो है वो प्रवेश करने का साहस रखता है। तो स्नेह की प्रॉपर्टी है, स्नेह सूक्ष्म होता है, तो सूक्ष्म होने की वजह से वो छोटी से छोटी स्रोतों में भी वो इजिली जो है वो एंटर कर जाता है। तो ये है, उसमें सर गुण है, अच्छे से जो है वो बहता है, सरता है, उसमें स्निग्धता है, स्नेहन आदि पचन और अनुलोमन कर्म जो है वो करता है। ठीक है, स्नेहो अगर आपका जैसे उदावर्त है, उदावर्त डिजीज में क्या होती है, आपकी जो वायु की नॉर्मल गति है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए, बट उदावर्त में क्या होता है, आपकी वायु ऊपर की तरफ आ रही है, समान वायु अगर हम बात करें या पान वायु, तो ऊपर की तरफ आ रही है, इसका मतलब वो उदावर्त कर रहा है। तो उदावर्त में हमको वात वात अनुलोमन चिकित्सा करनी है, तो वात अनुलोमन चिकित्सा किससे करेंगे, वही जिसमें सरगुण होगा, और सरगुण किसमें है, स्नेहन द्रव्यों में है, तो हम उसका स्नेहन करवाएंगे। अब स्नेहन तो वैसे ही हम इसीलिए कहते हैं वात दोषों के लिए जो है वो चिकित्सा बताई गई है, क्या, स्नेहन। तो उदावर्त जो है वो वातज व्याधि है, और उसमें हम क्या करेंगे, स्नेहन चिकित्सा करेंगे, तो उदावर्त जो है वो ठीक हो जाता है।
ठीक है। अब इसी तरह स्नेहोपग द्रव्य, अब स्नेहोपग द्रव्य कहाँ पर बताए गए हैं आपको? चरक सूत्र 4। चरक सूत्र 4 कौन सा है आपका? षड विरेचन शत अश्रितीय अध्याय। ठीक है। अब इसमें क्या क्या बताया गया है चरक सूत्र 4 में? आपको रिवाइज करवाएं तो वहां पे आपको सबसे पहले बताए गए हैं महाकषाय, सभी बताए गए हैं। महाकषाय बताने से पहले भी आपको क्या बताया गया है? वमन विरेचन के योग बताए गए हैं। तो टोटल वमन विरेचन के योग कितने हैं? टोटल वमन विरेचन के योग होते हैं 600, जिसमें से वमन के जो हैं वो हैं 355 और विरेचन के जो हैं वो है 245। याद कैसे रखना है? तो 355 जो है वो ज़्यादा वाले हैं, तो वमन ड्रग्स हमें ज़्यादा जो है वो मिलती हैं और विरेचन हमें कम मिलती हैं, तो उसका है 245। कम वाला जो है वो विरेचन का है और ज़्यादा वाला जो है वो इसका है। तो आपको बस इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि आपको 355 और 245 तो याद ही रहता है, तो आपको ये याद नहीं रहता कि वमन का था या विरेचन का था। तो जो सबसे ज़्यादा है वो है वमन, क्योंकि वमन के लिए हमारे पास बहुत सारी ड्रग्स हैं और विरेचन के लिए जो है वो कम है। तो इस तरह आपने याद रखना है। ठीक है। अब उसके बाद घृत, तैल, वसा और मज्जा का सामान्य गुण। ठीक है। क्या क्या सामान्य गुण जो बताए हैं चरक सूत्र 13 अध्याय में? 13 अध्याय में जो घृत के देखो बताए गए हैं। अब पहले तो 4 तरह के देखो बताए गए, सर्पिस, तेलम, वसा, मज्जा, सर्व स्नेह, उत्तमा, मता। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से क्रम में है, तो सर्पी, तेल, वसा और मज्जा, चरक में ये क्रम बताया गया है। ठीक है। और 4 उत्तम स्नेह है, घृत, तेल, वसा और मज्जा। तो ये चारों स्नेह सभी स्नेहों में उत्तम है। इन चारों में भी सबसे उत्तम कौन है? तो आपका घृत। क्यों? क्योंकि घृत जो है वो संस्कार से अनुवर्तनात्, यानी कि संस्कार का अनुवर्तन करता है। अब इसका मतलब क्या है संस्कार का अनुवर्तन करना? यानी कि आप जिस भी चीज में डालकर देंगे तो वो जो है वो उसका भी गुण बढ़ाता है और अपना अपने गुण का भी जो है वो काम करता है। घृत अपनी प्रॉपर्टी से भी यूज करेगा और जो जिसमें आपने डाला है, संस्कारित किया है जिसको, तो उसकी प्रॉपर्टीज भी बढ़ा देता है, तो संस्कार का अनुवर्तन करता है। घृत के गुण चरक सूत्र 13 अध्याय आपका स्नेहन अध्याय। क्या बताया गया है? घृत पित्त अनिलहरम रस शुक्र ओजसाम हितम निर्वापणम मृदुकरम स्वर्ण वर्ण प्रसादन। तो यह पित्त और वात शामक द्रव्य है। घृत पित्त अनिल हरम, यानी कि पित्त को भी हरता है और अनिल को भी हरता है, पित्त और वात शामक है। और रस शुक्र ओजस के लिए जो है वो हितकारी है, रस शुक्र और ओज के लिए हितकारी है। दाह शामक, कोमलता कारक और स्वर वर्ण जो है वो प्रसादक रहता है। अब क्वेश्चन कभी कभी ये आता है कि जो भी गायन है, गायन जो भी गंधर्व है जो गाते हैं, ठीक है, उनके लिए सबसे बेस्ट जो है वो स्नेह कौन सा है? अब आपको युक्ति लगानी होती है, क्योंकि यहाँ पे स्वर वर्ण प्रसादन बोला गया है, यानी कि स्वर का जो है वो प्रसादक होता है। तो स्वर अच्छा होगा किससे? घृत पीने से। तो घृत जो है इसका आंसर रहेगा। गायन वाले, गायन जिनका व्यवसाय है, सिंगिंग जिसका ऑक्यूपेशन है, उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है? घृत है। तो ये क्वेश्चन आता है, ये पीजीटी। उसके बाद तैल के गुण। तो मारुत घनम नाच श्लेष्म वर्धनम, इसको हाईलाइट करना है। मारुत घनम नाच श्लेष्म वर्धनम। अगर पूरा श्लोक भी नहीं याद होता है तो आपको प्रेजेंट कैसे करके आना है? तेल का गुण बताना है। मारुत घनम नाच श्लेष्म वर्धनम, यानी कि मारुत का नाश करता है, वात नाशक है, बल्कि और कफ का वर्धन भी नहीं करता है। नहीं तो जो चीज वात का नाश करती है वो कफ को बढ़ाने वाली होती है, क्योंकि वात और कफ जो है वो एंटी होते हैं आपस में। पर ये क्या है? तेल आपकी ऐसी चीज है जो वात का नाश तो करेगा बट कफ नहीं बढ़ाएगा आपकी। बलवर्धक है, बलवर्धनम। उष्णा त्वचा के लिए जो है वो हितकारी है, देह की स्थिरता कारक है और योनि शोधक। यहाँ पे योनि विशोधनम आया है, तो योनि के विशोधन के लिए आपको क्या देना है? आपको तेल देना होता है। उसके बाद आओ वसा के गुण। तो वसा, कोई भी फ्रैक्चर हो जाए, कोई भी विद, कोई भी पंक्चरिंग वाली चीज हो जाए, कोई भी कर्णशूल है, कोई शिरोवेदना हो रही है, तो आपको वसा वहां पे देना है। कोई भी चोट लगी है, ट्रॉमा हो गया, तो आपको वसा कैसे याद रखना है? ट्रॉमा। कांड भग्न, संधि भग्न, जब आप पंचल्य में आपने देखा होगा संधि भग्न, कांड भग्न, दो तरह के फ्रैक्चर्स। ठीक है। तो विद्ध होने पर, कांड भग्न होने पर, संधि भग्न होने पर, चोट लगने पर वसा देना है। कर्णशूल में, शिरोवेदना में वसा देना है। पुरुषार्थ की वृद्धि हेतु, शरीर की स्निग्धता हेतु आपको ये उपयोगी है। जो लोग अधिक व्यायाम करते हैं, धूप में घूमने वाला प्रोफेशन है, अधिक रूक्ष और अधिक भार उठाते हैं, क्षीण और
क्षीण अवस्था वाले हैं जो कि बहुत ही दुबले पतले हैं, ठीक है। अस्थि संधि मर्म कोष्ठ में तीव्र पेन कंडीशन वाले, उनमें ये लाभदायक है वसा। फिर आता है मज्जा। बल शुक्र रस श्लेष्म मेदो मज्ज विवर्धन मज्जा विशेषतो अस्थानाम च बल कृत्य स्नेहनम यत दीप्तग्ने क्लेशसः गस्मरा स्नेह सेविने वातार्ता क्रूर कोष्ठा स्नेहया मज्जा नाम आपनुयुः। तो क्या बोल रहे हैं, शरीर में बल वीर्य रस कफ मेद की वृद्धि करेगा मज्जा। बल वीर्य रस के कफ और मेद। मज्जा का प्रयोग करोगे तो संधियों में बल आएगा, अस्थियों के अंदर होती है मज्जा। तो अगर मज्जा का प्रयोग करते हैं तो सीधा सीधा जॉइंट्स पर इफेक्ट आता है और जॉइंट्स में बल आएगा। शरीर का स्नेहन तो होगा ही होगा। तीक्ष्ण अग्नि अधिक श्रम और गस्मर, यहाँ पे गस्मर शब्द आया है, ये भी पूछा जाता है। गस्मर में क्या देना होता है, घृत तेल वसा और मज्जा, तो ऑप्शन आता है मज्जा। तो अधिक खाने वाले लोग जो होते हैं, बहुत ही खाते हैं, घसमर उसको बोलते हैं, घसमर बहुत ही ज्यादा खाने वाले, ठूस ठूस कर खाने वाले। वात और क्रूर कोष्ठ के हेतु ये चीज उत्तम है। कोई भी क्रूर कोष्ठी है तो उसको आप मज्जा देंगे। तो इस तरह हमारा जो है वो स्नेहन चलेगा और इसी तरह हमारा स्वेदन चलेगा, ठीक है। आपका जैसे ये टॉपिक है इटिमोलॉजी और डेफिनेशन ऑफ स्वेद और स्वेदन, क्लासिफिकेशन ऑफ स्वेद और स्वेदन, जनरल स्वेद द्रव्य, इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, 10 टाइप्स ऑफ निराग्नि स्वेद, 13 टाइप्स ऑफ साग्नि। तो ये सारा जो है वो सिलेबस वाइज जो हमारी क्लासेज है वो चलती रहेंगी। तो ये आपको यहाँ पे 13 टाइप्स ऑफ स्वेद बताए गए हैं, संकर स्वेद, प्रस्तर स्वेद, नाड़ी स्वेद, परिषेक स्वेद। तो ये सारे जो है वो यहाँ को आपको पीपीटी के माध्यम से भी साथ साथ पढ़ाया जाएगा और साथ साथ बुक के माध्यम से भी जो जो वहाँ पे लिखा है। तो आपको जो भी पिक्चर्स जहाँ पर दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो है बुक पढ़ते पढ़ते हमें विजुअलाइजेशन की बहुत आवश्यकता होती है, तो इस तरह जो है वो हमारा ये रहेगा। स्वेदन पढ़ने से पहले कि स्वेदन की व्याख्या क्या है, ठीक है, स्वेदन की निष्पत्ति क्या है, परिभाषा क्या है, स्वेदन हम करवाते कैसे हैं, क्या क्या टेक्निक्स जो हैं वो, क्या क्या उपकरण है, यंत्र है, वो आपका फर्स्ट चैप्टर में एक पंचकर्मा थिएटर करके एक पॉइंट आता है। तो उसमें हम सब आपको इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह दिखाएंगे, उसकी पीपीटी अलग से बनी हुई है हमारे पास, ठीक है। इंडिकेशंस, नॉन इंडिकेशंस, किस तरह हमने इसको प्रयोग में लाना है। और षष्टिक शालीपिंड स्वेद है, इसका हम एक साथ में वीडियो आपको दिखाएंगे जिससे बहुत अच्छा ग्रैस्प होता है, क्योंकि हमें ओपीडी लेवल पे जो है वो बहुत देखने का कभी कभी जो है चांस कम मिलता है। जो आपका कॉलेज है आपको या तो फैसिलिटी अगर नहीं देता है, प्रोसीजर्स वहाँ पर अच्छे से नहीं होते हैं, तो यहाँ पे विजुअलाइजेशन मेमोरी से भी हम अपनी क्लासेस में गो थ्रू होते हैं। मोस्टली हम जो डिटेल में जाते हैं वो हमारा इलेबोरेटिव बैच होता है जो कि 5 महीने तक चलता है। उसमें बहुत ही लैबोरेटिव सेशन में जो है हम क्लासेस ले रहे हैं। बट अभी स्टूडेंट्स के एग्जाम आ रहे थे तो हमने क्विक रिविजन जो है उनकी डिमांड पर जो है वो निकाला है, क्योंकि उनको 30 डेज में जो है वो तैयारी करनी है, पंचकर्मा का रिविजन करना है। और ज़रूरी नहीं 30 डेज अगर बढ़ते हैं तो 31, 32, 33, वो कोई लिमिट नहीं है कि हमें 30 दिनों में ही ख़त्म करना है। बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ठीक है। कम तो ऑब्वियसली नहीं होंगे क्योंकि पंचकर्मा जो है वो हम अच्छे से करते हैं, ऐसे तो है नहीं। अब ऐसे ही वमन कर्म है, ठीक है, तो वो वमन कर्म किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा इस तरह। तो ये जो है हमारा इस तरह जो है वो सिलेबस रहेगा। तो 1 घंटा जो है वो हो चुका है, डेमो के लिए इतना जो है वो पर्याप्त है।